नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी इस क्लास में डॉलर की ABCD सीखते हैं। डॉलर कब महंगा होता है, कब सस्ता होता है, क्यों महंगा होता है, क्यों सस्ता होता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलते हैं कुछ हजार साल पहले पीछे, चलते हैं पीछे कुछ हजार साल पीछे। जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो क्या हुआ करता था? जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो लोग व्यापार तो किया करते थे, लेकिन कैसे होता था? वस्तु विनिमय होता था, जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की लेन देन किया जाता था और व्यापार होता था। लेकिन इससे बहुत सारी मुश्किलें आती थी, तो व्यापार हो नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए, मुझे अगर माना कि गेहूं खरीदने हैं, ठीक है, मुझे गेहूं खरीदने हैं और किसी के पास धान है, तो मुझे एक वो व्यक्ति चाहिए जिसे के पास क्या हो, चावल हो, धान हो, और साथ ही साथ वह व्यक्ति गेहूं खरीदने का इच्छुक भी हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक गाय है और मुझे एक घोड़ा चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो अपना घोड़ा बेचने का इच्छुक हो और साथ ही साथ एक गाय खरीदने का भी इच्छुक हो, तब हम दोनों में लेन देन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सोचिएगा कि एक दो लोगों के बीच में तो ये पॉसिबल भी है, लेकिन जब इसकी बात करें, जब ये बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो कैसे होगा? ठीक है, तो इससे होता ये था कि जो जो व्यापार होता था ग्रामीण स्तर पे होता था, रूरल लेवल पे होता था, ठीक है। क्योंकि वस्तु विनिमय में बहुत सारी समस्याएं आती थी। पहले पहले आप वस्तु विनिमय में ये समस्या आती थी कि आप उसको संपत्ति के रूप में संचित नहीं कर सकते अपने संसाधनों को, ठीक है। आप अपने संसाधनों को संपत्ति के रूप में संचित करके नहीं रख सकते हैं, भंडार नहीं कर सकते। दूसरा, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आपके पास एक गाय है, 2 बकरी खरीदनी है, गाय को कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, आप उसको बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप उसको बहुत दूरी तक कैरी नहीं कर सकते, दूर तक ले जा नहीं सकते हैं। लेट से आपको अमेरिका जाना है, वहां से कुछ माल खरीद के लाना है, तो वहां का अपनी गाय या भैंस कैसे ले जाएंगे? ठीक है, तो देयर आर अलॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वाटर सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। तो तब आया करेंसी का कंसेप्ट। करेंसी का कंसेप्ट आया, करेंसी ने क्या किया? हमारे लेन देन को बहुत आसान बना दिया। अब एक करेंसी से हम व्यापार करने लगे और व्यापार में वृद्धि हुई और ये व्यापार होने लगा राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे, ठीक है। लेकिन फिर एक समस्या आके खड़ी हो गई। समस्या ये आके खड़ी हो गई कि ठीक है, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर तो एक करेंसी से व्यापार हो जा रहा है, लेकिन तब क्या होगा? एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा। माना कि भारत रूस के साथ व्यापार करना चाह रहा है, तो किस करेंसी में होगा? रुपये में या फिर रूबल में? रुपये में या फिर रूबल में, किस करेंसी में होगा? अब मान लिया आपने ये भी कह दिया कि ठीक है, रुपये और रूबल में व्यापार करने लो, तो ठीक है, करने लगेंगे, लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। वो क्या समस्या आएंगी? वो ये आएंगी कि हमने अपना माल रूस को निर्यात किया। हमने अपना माल $200 का, ₹200 का रूस को निर्यात किया, ठीक है, ₹200 का रूस को निर्यात कर दिया, और रूस से केवल हमने 50 रूबल का सामान खरीदा। रूस से हमने 50 रूबल का केवल क्या खरीदा? सामान खरीदा। तो हमारे पास कितने रूबल बचे? 150। 1.5 से अतिरिक्त रूबल हमारे पास है, यानी कि रूस की 1.5 से करेंसी हमारे पास है, ठीक है। पहला तो मुश्किल ये आएगी कि करेंसी की जो विनिमय दर है वो कैसे तय होगी? विनिमय दर कैसे तय होगी? क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी करेंसी उतनी ही रखें, अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन दूसरा देश क्या कर रहा है? आपकी वस्तु जब भी खरीदने आ रहा है, मशीन खोलता है, करेंसी छापता है, नोट छापता है और जाकर आपको दे देता है, आपसे चीजें खरीद लेता है। तो ऐसे आप तो बर्बाद हो जाएंगे, पहला। दूसरा कि हमारे पास जो अतिरिक्त 1.5 से करेंसी बच रही, उसका क्या करें? हम रूस को उतनी करेंसी दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रूस से हम आयात बहुत कम करते हैं, निर्यात बहुत ज्यादा करते हैं। तो अधिशेष हमारे पास रहेगा, सरप्लस करेंसी हमारे पास रहेगी। अब हम उस करेंसी का क्या दूसरे देश को दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान को दे सकते हैं या फिर अफगानिस्तान या किसी अन्य देश को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारा पाकिस्तान का संबंध है, उससे व्यापार हो रहा है, हमारा रूस से ट्रेड हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि रूस और पाकिस्तान का ट्रेड ना हो रहा हो। तो रूस अगर हमारी रूबल ले भी लेगा, हम उसको पे कर भी देंगे, तो वो किसे देगा? तो इसका मतलब है कि जो
क्षेत्रीय करेंसियां, जो रीजनल करेंसी है, उसमें व्यापार नहीं हो सकता है। तब एक कंसेप्ट आया कि कोई एक इंटरनेशनल, क्यों ना कोई एक इंटरनेशनल करेंसी बना ली जाए। ठीक है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी होती है जिसमें पूरे पूरे वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उन्हें कहते हैं हार्ड करेंसी। और जो रीजनल करेंसी होती है उन्हें कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। इंडियन रुपी एक सॉफ्ट करेंसी है, डॉलर एक हार्ड करेंसी है। तो कुल मिलाकर के दुनिया में अभी वर्तमान में 5 हार्ड करेंसियां हैं। अमेरिका की डॉलर, ठीक है, ब्रिटेन की पाउंड, यूरोप की यूरो, जापान की येन, और 2015 में चीन की जो युआन, जो रेमनिवी है, उसको भी हार्ड करेंसी का दर्जा दे दिया गया आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा हार्ड करेंसी का दर्जा 2015 में रेमनिवी को भी दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के 5 दुनिया में हार्ड करेंसियां हैं। ठीक है, दुनिया भर का व्यापार, दुनिया भर का 85% व्यापार डॉलर में होता है। दुनिया भर का 85% व्यापार किस करेंसी में होता है? डॉलर में होता है। तो डॉलर की डिमांड कौन कर रहा है? पूरी दुनिया कर रही है। और डॉलर का सप्लायर कौन है? केवल अमेरिका है। ठीक है, अब डॉलर कब मजबूत होता है, कब वो सस्ता होता है या फिर कमजोर होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। अब डॉलर को आप एक वस्तु मान लीजिए। ठीक है, डॉलर को आप एक वस्तु मान लीजिए, और वस्तु का जो जो कंसेप्ट कैसे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि वस्तु है, उसकी जैसे ही मांग बढ़ेगी कीमत बढ़ जाएगी, और जैसे ही मांग घटेगी कीमत घट जाएगी। या फिर दूसरे प्रकार से, जैसे ही वस्तु की आपूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जैसे ही वस्तु की आपूर्ति नहीं, सप्लाई बढ़ेगी, वस्तु कीमत घट जाएगी। जैसे अभी आपने देखा 2 महीने पहले टमाटर की जो सप्लाई थी बहुत कम थी, तो टमाटर 100 रुपए 200 रुपए से पार कर गया। लेकिन आज टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, तो टमाटर क्या रेट है? 20 रुपए कहीं मिल रहा है, कहीं 15 रुपए, तो कहीं 30 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट काम कर रहा है। ओके, तो डॉलर क्या है? डॉलर भी एक वस्तु मान लो, क्योंकि डॉलर की मांग पूरी दुनिया में है। ठीक है, और सप्लायर कौन है? केवल अमेरिका है। अब ये सोच लीजिएगा कि 85% जो ट्रेड है दुनिया भर का, वो केवल डॉलर में होता है। तो पूरे दुनिया के सभी देशों को लगभग डॉलर चाहिए, क्योंकि उनको आयात करना है, तेल का आयात करना है, ठीक है, एनर्जी का आयात करना है, सोने का आयात करना है, उनको कोयले का आयात करना है, और जो भी विनिर्मित माल है उनका आयात निर्यात करना है। तो डॉलर सभी को चाहिए। ठीक है, अब डॉलर की डिमांड बढ़ती कब है और डॉलर की डिमांड घटती कब है, ये देख लो। पहला, डॉलर की डिमांड बढ़ती कब है? डॉलर की डिमांड बढ़ती कब है? पहला, डॉलर की डिमांड तब ज्यादा बढ़ती है, पहला है कि अमेरिकी इकोनॉमी, यानी कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो बूम कर रही है, बहुत ज्यादा एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, प्रगति पर है, एक शब्द है प्रगति पर है। ठीक है, अमेरिकन अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा जा रहा है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, बहुत उत्पादन हो रहा है, बहुत ग्रोथ रेट है उसकी। तो क्या होगा? डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर महंगा हो जाएगा। और जैसे ही डॉलर महंगा होगा, अन्य जितनी भी करेंसियां हैं, सॉफ्ट करेंसियां इंक्लूडिंग इंडियन करेंसी, रुपी भी, सब सस्ती हो जाएगी। ये क्या क्या बला है, इसको बताते हैं। और दूसरा है आपका तेल के दाम। तेल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल पूरी दुनिया को चाहिए, एनर्जी पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित नहीं किया जा सकता है, सभी चाहिए। तो तेल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे, डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, अन्य जितनी भी करेंसियां हैं सस्ती हो जाएंगी। कैसे होगा? अब पहला देख लेते हैं। पहला, डॉलर की डिमांड कब बढ़ती है? पहले अमेरिकन अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। ठीक है, आपने बना लिया, ये आपका अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है? अमेरिका है। ये आपने यूरोप ले लो। ठीक है, ये अमेरिका यूरोप है। ये आपने भारत ले लिया।
ठीक है, ये भारत है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है। ये तीन इसलिए लिए क्योंकि ये वैश्विक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो चीन को भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी एक कंसेप्ट आता है एफपीआई का। एफपीआई को ऐसे समझ लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दुनिया भर के बाजारों में निवेश करते हैं। जहाँ कभी बाजार अच्छा काम करता है वहाँ पे निवेश करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं, और वैश्वीकरण के नाम पे पूरी दुनिया को अस्थिर करके रखा है। ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो कि जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कोई विदेशी हमारे शेयर मार्केट में कोई निवेश कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है, फिर जब मन होता है ले जा रहा है, शेयर का खरीद रहा है, फिर बेच रहा है, तो इसे कहते हैं एफपीआई। उसको समझ लीजिए। ठीक है, अभी क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यूरोप के जो एफपीआई हैं, जो यूरोप के लोग हैं, यहाँ से यूरो निकालेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूरो भी एक हार्ड करेंसी है। चाहे यूरो हो गई या फिर डॉलर हो गई, इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर हमारे यहाँ आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। क्योंकि जब डॉलर ज़्यादा आएगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ती है तो उसकी मांग क्या, वो कीमत कम हो जाती है, तो रुपया महंगा होगा। ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी है, वहाँ से भी डॉलर आएगा, वहाँ से भी डॉलर आ गया। ठीक है, अब ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका ने कुछ सुधार किए, उसने ऐसा किया कि अपने लोगों को रुपए बांट दिए, माना कि सबने डिमांड करी और उत्पादन खूब हो रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी जा रही है, माना कि, ठीक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब बहुत अच्छी जा रही है। अब क्या होगा, कुछ यहाँ पे निवेश है, कुछ यहाँ निवेश है, कुछ यहाँ निवेश है। अब ये जो एफपीआई वाले लोग होंगे, इंडिया से क्या करेंगे, अपना निवेश निकालेंगे, अमेरिका में डालेंगे, डॉलर की मांग करेंगे, तो डॉलर की क्या डिमांड बढ़ेगी। यहाँ से डॉलर डालेंगे, मांग, यहाँ से डॉलर निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ये भी डॉलर आया, तो डॉलर की और डिमांड बढ़ेगी। चूंकि यूरोपीय यूनियन की बात करें, यूरोप के जो 28, 30, 40 देश हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे यूरो करेंसी है वो भी चलती है, तो यूरो में उन्होंने निवेश किया, लेकिन बदले में यहाँ पे तो इन्हें डॉलर ही चाहिए, तो यूरो के बदले भी यहाँ क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो फाइनली डॉलर की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा। और ऐसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही तो डॉलर हर जगह जाएगा, इंडिया में भी आएगा, ठीक है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से डॉलर यहाँ आएगा, यहाँ के शेयर मार्केट है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, यहाँ से डॉलर जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ शेयर मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो कहते हैं ना कि वैश्वीकरण की दुनिया है, जहाँ पर वस्तु, सेवाओं, संपत्ति, इन सबका फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इन्होंने वैश्वीकरण के नाम पर पूरी दुनिया को अस्थिर करके रखा है। ये यहाँ पे एफपीआई वाले लोग बैठ जाते हैं, यानी कि विदेशी निवेशक हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में। पहला तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला था, इससे क्या होगा, इससे डॉलर महंगा होगा, और जैसे ही डॉलर महंगा होगा इसका मतलब है कि सारी करेंसियां जितनी भी हैं उसके अगेंस्ट में सब सस्ती हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। दूसरा क्या मैंने बोला था, दूसरा बोला था जब तेल के दाम बढ़े, तेल की कीमत बढ़ती है। ये कैसे, जैसे कि आपको पता है एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, ठीक है, प्रति बैरल लिया जाता है। माना कि आज तेल की कीमत है, एक बैरल तेल मिल रहा है $60 का, एक बैरल तेल $60 का मिल रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो कल एक बैरल तेल, 159 लीटर तेल हम खरीदने गए कहीं भी विदेश में, $60 का दे रहा था, लेकिन आज वही एक बैरल कितने का दे रहा है, 70 का दे रहा है। कुछ कार्ड हो सकते हैं, इन्होंने अपना तेल के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, 70 का हो गया आज। तो क्या हुआ फाइनली ये हुआ कि कल की तुलना में आज हमको $10 ज़्यादा चाहिए। हम खरीदने गए तेल, हमें हर एक बैरल पर, प्रति बैरल पर $10 ज़्यादा चाहिए, $10 ज़्यादा पे करना पड़ेगा, $10 की हम ज़्यादा मांग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, एक बैरल हमें खरीदना था तो आरबीआई के पास गए, हमने
60 रुपये दे दिए हमने, कुछ जो भी करेंसी दे दी हो, जो भी दे दी, ठीक है, $60 ले लिया हमने, तेल खरीद लिया। लेकिन आज हम जाएंगे आरबीआई के पास तो $70 हमें उससे लेने होंगे, तब हम तेल खरीद पाएंगे। और ये केवल भारत ही नहीं करेगा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तेल की जरूरत है। तो दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं सब जाएंगे अपनी सेंट्रल बैंक के पास, जो भी उनका केंद्रीय बैंक है, और उनसे अतिरिक्त डॉलर की मांग करेंगी। और जब पूरी दुनिया में अतिरिक्त डॉलर की मांग होगी तो डॉलर क्या एक वस्तु है, उसकी जितनी मांग बढ़ेगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा और अन्य जितनी भी करेंसियां होती हैं कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब भारत की बात करें तो भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 80 से 85% तेल आयात पर निर्भर है आज भी, और इसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तेल महंगा हो जाए तो हम आयात कम कर दें या खत्म कर दें, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेल के बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तो सर से लेकर पैर तक प्रभाव पड़ेगा। अब देख लीजिए दूसरा, एक ये हो गया, क्योंकि हम जो आयात है, हम 3 चीजों का आयात कभी नहीं रोक सकते हैं। एक है क्या, एक है तेल, ठीक है, एक है कोयला कोल, और एक है गोल्ड। कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए या कितना भी सस्ता क्यों ना हो, हम इनको रोक नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तेल की बात करें, तेल हमने कहा 85% जरूरतों का अभी हम आयात पे निर्भर हैं। तो क्या हम महंगा हो गया तेल तो क्या हम रोक दें, आयात रोक सकते हैं, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे इस पे टिकी है, क्योंकि तेल आना बंद हो गया तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, देश रुक जाएगा। ठीक है, गैस नहीं पहुंचेगी लोगों के पास, सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे लोगों के पास, बसें रुक जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगी, रेलवे रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, तो हम तेल क्या रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, आंसर है नहीं कर सकते। हाँ, कुछ अन्य तरीके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनकी धीमे धीमे इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा है कोयला, क्या कोयला कम कर सकते हैं आयात, आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला अभी भी हम बिजली जितनी बना रहे हैं तो बिजली लगभग 2/3 बिजली कोयले से बनाते हैं, 67% लगभग बिजली का उत्पादन हम कोयले से करते हैं। तो क्या हम बिजली का उत्पादन बंद कर सकते हैं, आंसर है नहीं कर सकते हैं। तो कोयले का भी आयात नहीं रोक सकते हैं। अब आपको कि ठीक है सर, कोयले का आयात नहीं रोक सकते हैं, समझ में आता है, तेल का आयात नहीं रोक सकते हैं, समझ में आता है, तो इसका गोल्ड का तो आयात कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, तो इसका भी आंसर वही है, नो, नहीं रोक सकते। क्यों, क्योंकि गोल्ड हमारे यहाँ पे लगभग गोल्ड की कितनी जरूरत होती है, हमारे पूरे देश में बात की जाए तो हर साल लगभग हमारे यहाँ 800 से 900 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है। ठीक है, एक मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है, और हर साल हमारे यहाँ पे 800 से लेकर 900 मीट्रिक टन गोल्ड की जरूरत होती है, घरेलू जरूरत होती है, तो हमें वो आयात करना होता है। उसमें क्या करते हैं, हम आयात करते हैं ये, ठीक है, गोल्ड हमने आयात किया, इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि जब गोल्ड हमारे यहाँ आता है तो घरेलू खपत चाहिए, तो हमें रोजगार मिलते हैं, जो ज्वेलरी बनती है, क्योंकि ये क्या एक श्रम प्रधान इंडस्ट्री है, एक श्रम प्रधान इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होती हैं। तो हम अगर गोल्ड के आयात को रोक देंगे तो रोजगार खत्म हो जाएंगे लाखों लोगों के, पहला। दूसरा, हमारी खपत है घरेलू भी, वो कहाँ से पूरी करोगे, बहुत महंगाई आ जाएगी उसमें कोई। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम जो बनाते हैं ज्वेलरी ये दुनिया फिर हम बना के निर्यात करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का आयात करते हैं, आयात नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 900 लगभग मीट्रिक टन की हमारी घरेलू खपत है। ठीक है, जरूरत पड़ती है आयात करने की, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, तो लगभग 0। अभी हालांकि कुछ खाने की खोज हुई है, कोलार या उसको दोबारा खोला जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है, तो गोल्ड हमें आयात ही करना होगा। आयात अगर रोक दें तो रोजगार खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि श्रम प्रधान है, तो लाखों लोगों को रोजगार देता है। दूसरा, ये ज्वेलरी बनाता है और ज्वेलरी का एक हिस्सा भारत में खपत हो जाता है, एक बड़ा भाग इसका एक्सपोर्ट कर देते हैं।
और एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा डॉलर आता है, फॉरेक्स बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो सुधरती है। तो हम इस तो आंसर क्या है, क्या इसको कम कर सकते हैं, तो आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। दो एक शब्द आता है, एक आपने सुना होगा एक्सपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक आपने सुना होगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी हम अपने सामान को विदेशों में बेच रहे हैं, इंपोर्ट यानी कि हम विदेशों से सामान खरीद रहे हैं, वस्तु या सेवाएं दोनों ही। एक होता है इंट्री पोर्ट, इंट्री पोर्ट ये क्या शब्द, इसका मतलब है कि इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट करेंगे लेकिन पर्पज क्या होगा, एक्सपोर्ट करना। बहुत सारी चीजें हम इसीलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमको अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है। जैसे कि हम तेल की बात कर रहे हैं, हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल हम यहाँ पे आयात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लाते हैं अपने तटीय भाग क्षेत्र में, बहुत सारी हमने रिफाइनरी बना रखी है, हम क्रूड ऑयल लाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसमें कुछ मोबियल बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं मोबियल बना लेते हैं, कुछ जहाज वाला ईंधन बना लेते हैं, और बहुत सारी ग्रीस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो बनाते हैं, उनको फिर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि हमने तेल क्या किया, उत्पादन नहीं किया, आयात किया है और को रिफाइन किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा गोल्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम आयात कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को, एक ये फायदा हो रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, ये होता है इंट्री पोर्ट। तो इन दोनों कारणों से क्या होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, क्योंकि हम इन चीजों को, इन तीन चीजों को कम नहीं कर सकते हैं, और इसी ने हमारी कमर तोड़ के रखी है। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट इसी तीनों ने बिगाड़ के रखी है, क्योंकि हमारे पास ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब के देश हैं, उनके पास ये संसाधन है। ठीक है, तो जिसके पास ये है वो राजा है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, अगर डॉलर महंगा होगा, डॉलर डॉलर अगर महंगा हो रहा है तो इसके प्रभाव क्या होंगे। पहला, आपका जो आयात है, आयात आपका जो इंपोर्ट है, आयात आपका महंगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपका आयात महंगा हो जाएगा, जैसे कि कल आपने क्या किया, कल आपने, जैसे कल $1 की कीमत थी 70 रुपए इंडियन करेंसी। ठीक है, कल की बात, कल एक डॉलर की कीमत इंडियन करेंसी में 70 रुपए थी, लेकिन आज $1 की कीमत इंडियन करेंसी में 80 रुपए हो चुकी है। ठीक है, तो एक वस्तु जो कल आप खरीद रहे थे, एक वस्तु खरीद रहे थे, तो उसके लिए आपको 70 रुपए पे करने पड़ रहे थे, लेकिन आज आप अगर एक वस्तु वही खरीद रहे, उसके लिए 80 रुपए पे करने पड़ रहे हैं आपको, फाइनली आपको 10 रुपए अतिरिक्त पे करने पड़ रहे हैं। तो इंपोर्ट क्या हुआ, आपका महंगा हो गया। और मैंने कहा महंगा हो गया आयात, तो क्या इसको कम कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि क्या तेल कम कर सकते हैं, क्या कोयला कम कर सकते हैं, क्या सोना आयात कम कर सकते हैं, तो आंसर है नो नो नो, कुछ नहीं कम कर सकते हैं। पहली बात ये हो गया। ठीक है, दूसरा है जो अपने, दूसरा आपको फायदा है कि जो आपका निर्यात है, एक्सपोर्ट है, ये बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट आपका निर्यात बढ़ जाएगा, वस्तुएं आप बेचने ज्यादा लगोगे। कैसे होगा, फिर इसी से देख लीजिए, आपने $1 की कीमत 70 थी कल, 70 रुपए, आज होगी $1 बराबर 80 रुपए। ठीक है,
कल आप माना कि आपने $1000 का सामान बेच दिया। कल आपने $1000 का सामान बेचा, यानी कि हम एक कंपनी है, हमने सामान यहाँ से लिया और बाहर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर $1000 का बेच के आ गए। $1000 अपने पास लाए, हम गए आरबीआई के पास। आरबीआई से कहा भैया ये डॉलर रखो, क्योंकि हमें इंडिया में रहते हैं तो हमें चाहिए रुपया। ठीक है, डॉलर दे दिया उसने। 70 के हिसाब से हमको कितने रुपए दे दिए? 70,000 इंडियन करेंसी में रुपए दे दिए मुझको। ठीक है, ओके। लेकिन आज क्या किया? आज हमने फिर गए और $1000 का ही अपना सामान बेच के आ गए, आरबीआई के पास गए। आरबीआई ने हमको दे दिया आज कितना है? 80,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आज $1 बराबर कितना है? 80 रुपया। तो हमको कितना फायदा हुआ? हमको फायदा हो गया 10,000 रुपए का। अब जब हमको 10,000 रुपए का फायदा हो गया तो हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि हमें तो फायदा हो चुका है, तो और फायदा लेना है। तो कैसे मिलेगा? अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचने पर। जब हम अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचेंगे, जो बाजार का जो सिद्धांत है वो कहता है कि आप एक वस्तु को बहुत महंगा मत बेचिए, एक वस्तु को थोड़ा महंगा बेचिए, लेकिन बहुत सारी वस्तु बेच दो। क्योंकि आपने 2 वस्तुएं बेची, वो महंगी बेची, और वहीं पर आपने 50 वस्तुएं बेच दी, थोड़ी सी सस्ती बेच दी, तो उनसे होने वाला लाभ इन 2 वस्तुओं की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो निर्यातक है वो क्या कहेगा? वो अपनी वस्तु की कीमत को थोड़ा कम करेगा, क्योंकि हमको 10,000 का फायदा हो गया। हम वस्तु कीमत जो है ना थोड़ी कम कर देंगे। जब हम थोड़ी सी कम कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तु क्या होगी? थोड़ी सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो सस्ती की तो मांग हर जगह होती है। जैसे ही कम होगी प्राइस उसके, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और हम कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। हमारे लोग वस्तुएं खरीदेंगे विदेश में, हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो फाइनली क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली बात विदेश जाना महंगा हो जाएगा। डॉलर अगर महंगा हो रहा है, यानी कि विदेश जाना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सीधी सी बात है। यहीं से फिर एग्जांपल कि हमको माना कि $2000 है। ठीक है, $2000 हमको चाहिए। इससे ही देख लेते हैं। कल क्या था? $1 70 का था, आज $1 80 का था। हमें $2000 चाहिए माना कि। ठीक है, या फिर इस हिसाब से कुछ देख लो कि आज जो हमें डॉलर मिलेंगे कल की तुलना में हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तब उतने ही डॉलर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा विदेश जाना महंगा हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला है पर्यटन। जो इंडिया का पर्यटन है, टूरिज्म है, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इंडिया का टूरिज्म इसलिए बढ़ेगा क्योंकि डॉलर क्या हुआ? मजबूत हो गया। इंडियन करेंसी क्या हुई? कमजोर हो गई। इसका मतलब अब अमेरिका के पास कल 500 रुपए थे। ठीक है, $500 थे, सॉरी। अमेरिका कोई कपल है, घूमने आया, उसके पास कल 500 रुपए थे। तो इंडियन करेंसी उसके पास कितनी होगी? तो 5 × 7 5 × 7 35, यानी कि 35,000 रुपए उसके पास थे कल। आज अगर उसके पास 500 रुपए हैं और 80 के हिसाब से हैं तो कितना? तो 8 × 40, यानी कि 40,000। कल उसके पास वो $500 है इंडियन करेंसी के 35 के बराबर थे, 35,000 के। आज के उसके $500 इंडियन करेंसी में 40,000 रुपए के बराबर है, यानी कि उसको 5,000 रुपए का बढ़ोतरी उसके पास, ज़्यादा लाभ हो रहा है उसको आज। तो जैसे ही क्या है, डॉलर महंगा होगा, रुपया क्या होगा? कमजोर होगा। इससे क्या होगा? इससे विदेशी हमारे यहाँ घूमने आएंगे, भर भर के घूमने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कम डॉलर ले जा करके हमें अधिक रुपए मिल जाएंगे और हम उतने रुपए में वहाँ की बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेंगे, बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा लेंगे। ठीक है, तो घूम लेंगे। तो फाइनली हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? जब टूरिज्म बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्या होगा? डॉलर का इनफ्लो होगा, डॉलर हमारे हाथों में आएगा, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होगा। बहुत सारे लोग होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं, क्योंकि नेचुरल जो थेरेपी जो होती है, मेनली केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। विदेश में क्योंकि कोई ऑपरेशन कराना है, कोई शल्य क्रिया करानी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन वही लोग यहाँ पे आकर उतने ही रुपए में अच्छे से इलाज करा लेते हैं और साथ ही साथ पूरे देश में भी घूम लेंगे, तो उनको दोहरा लाभ हो जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे आते हैं, इलाज भी करा लेते हैं अपना और घूम भी लेते हैं। तो क्या होता है? टूरिज्म बढ़ेगा।
अगला है प्रेषण, जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस यानी प्रेषण। प्रेषण मतलब हमारे बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंस इंडियन, गैर जो निवासी भारतीय जो है हमारे बाहर काम कर रहे हैं। अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा को तो पंजाब की वैसे भी कैपिटल कहते हैं, राजधानी कहते हैं। ब्रिटेन है, यूरोप है, ठीक है, अफ्रीका है, और दक्षिण पूर्वी एशिया है, जापान, बहुत सारे देशों में, ठीक है। भारतीय हर जगह मिलेंगे। अब दुनिया में कहीं भी जाइए, कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन भारतीय हर जगह मिल जाएंगे। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं वहाँ पे, किस में कमा रहे हैं, डॉलर में। वहाँ की अलग अलग करेंसी कोई भी हो, लेकिन जब वो भारत में अपना एक बड़ी रकम भेजेंगे अपने घर वालों को, यहाँ पे घर वाले रहते हैं उनके, तो वो किस में होगी, डॉलर में होगी। जब डॉलर में होगी तो हम तो क्या होगा, हमें डॉलर ज़्यादा मिलेगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेषण, अब प्रेषण की बात करें तो 2022 का डेटा है, 2022 में हमको प्रेषण कितना मिला, 1 से 5 लाख 1 से 5 लाख करोड़, ठीक है, ये हमको प्रेषण प्राप्त हुआ है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस है, इतना किसी को नहीं मिला है। चीन पीछे दूसरे नंबर पे है, उसको समथिंग में 60,000 के समथिंग में कुछ मिला है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेषण बढ़ेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा उल्टा करके देख लें, तस्वीर को थोड़ा घुमा लेते हैं। चीज़ें वही रहेंगी, बस बदल जाएंगी, चीज़ें वही रहेंगी, बस बदल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ट्रेस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। डॉलर महंगा की जगह सस्ता कर लीजिए, सस्ता। और डॉलर जैसे ही सस्ता हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अन्य करेंसी या फिर इंडियन करेंसी है रुपये महंगी हो रही है, मजबूत हो रही है, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल एक डॉलर में, फिर कोई एग्जांपल ले लो, 70 रुपए मिल रहे थे, नहीं 80 मिल रहे थे, और आज एक डॉलर में कितने मिल रहे हैं, 70। यानी कि हमें कुछ आयात करना है, हम जा रहे विदेश में, गोल्ड खरीद के लाना है, ठीक है। तो कल हम आरबीआई को 80 रुपए दे रहे, तब वो हमको 1 डॉलर दे रहा था, लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, हम 70 रुपए दे रहे हैं, बल 1 डॉलर मिल जा रहा है। यानी कि हमको शुद्ध रूप से लाभ कितना यहाँ पे 10 रुपए का हो जा रहा है, ठीक है। तो आयात सस्ता होगा, जब आयात सस्ता होगा तो देश में महंगाई नहीं होगी, जब आयात महंगा होता है तो देश में महंगाई हो जाती है। तो जब सस्ता होगा तो क्या है, तेल है, कोल है या गोल्ड है, ये क्या होंगे, इनकी कीमत घटेगी। और आपको भी पता है कि तेल डीजल, यानी कि डीजल पेट्रोल सस्ता तो हर चीज़ सस्ती, डीजल पेट्रोल सस्ता तो हर चीज़ सस्ती। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था को रन कौन कर रहा है, ये एनर्जी कर रही है, डीजल पेट्रोल यही तो रन कर रहा है पूरी एनर्जी को, पूरी इकोनॉमी को। जब यही महंगे हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी आपकी महंगी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तो सस्ता, तो इससे इकोनॉमी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी हमारी बहुत कॉम्पिटेटिव होगी, हमारा निर्यात भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट आपका कम होगा। कैसे? ऐसे, कल हमने, फिर वही एग्जांपल है, कल हम कोई अपनी 1000 की वस्तुएं, हमें मान लें, हम एक कंपनी है, $1000 की हम अपनी वस्तुएं ली और जाकर के अमेरिका में बेच के आ गए, ठीक है। तो आरबीआई ने हमको कितना रुपए दिए, 1000 के हिसाब से 80, तो 80,000 रुपए उसने मुझको दे दिए, ठीक है, हाँ 80,000 रुपए दे दिए। आज हम गए, आज भी हम $1000 बेच के आ गए, तो उसने क्या किए, आज चूंकि 70 रुपए में $1 मिल रहा है, तो उसने क्या किया, 1000 को 70 के हिसाब से दे दिया, तो हमें कितने रुपए दिए, 70,000 रुपए दिए। हमने कहा लो, हमें तो घाटा हो गया है, हमें तो घाटा हो गया कितना, 10,000 रुपए का घाटा हो गया। तो अब हम कैसे इसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम एक व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट गेन करना।
हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, और हमें यहाँ तो घाटा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमारी वस्तुएं उनकी कीमत बढ़ा देंगे। हम जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि हमको बैलेंस हो जाए, लाभ हो। जैसे वस्तुएं बढ़ जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, यूरोप है, अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी शक्तियाँ अपनी वस्तुएं लिए बैठी हैं, अमेरिका ये सब लिए बैठे हैं उनके बाजार में। हमारी वस्तुएं क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी, तो वहाँ की कौन लोग हमारी वस्तुएं खरीदेंगे, तो कोई हमारी वस्तु की तरफ आएगा नहीं, उनकी वस्तुएं बिकेंगी, तो हमारी वस्तुओं की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, हमारे क्या, हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और जैसे कंपटीशन से बाहर हो गए तो हमारा निर्यात क्या होगा, घट जाएगा, तो निर्यात क्या होगा, घट जाएगा। यहीं पर विदेश जाना क्या हो जाएगा, विदेश जाना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिक डॉलर मिल जाएंगे, सस्ता हो जाएगा। हमें कम डॉलर में अधिक कम पैसों में अधिक डॉलर मिल रहे हैं, तो विदेश जाना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, जो विदेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कम आएंगे, क्योंकि अब वो उतने रुपए में कम खर्चा होगा। उसका उल्टा कर लो, 40,000 थे, आज उनके पास 40,000 है इंडियन करेंसी की बात करें तो, और कल लोग 35 के बराबर हो जाए तो उनको घाटा है, तो क्या होगा, तो पलटन क्या होगा, पलटन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेषण क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आज कल वो भेज रहे थे, तो कल अगर उन्होंने हमारे पास $1,000 भेजे, तो उनकी फैमिली को, एक NRI अमेरिका में काम कर रहा है, उसने $1,000 अपनी फैमिली में इंडिया में भेजे, उसको कल भारत सरकार ने उसकी फैमिली को 80,000 रुपये दिए। आज क्या हुआ, डॉलर कमजोर हो गया, रुपया महंगा हो गया, 10 रुपये, $1 इक्वल टू 70 रुपये है। तो 1,000 आज उसने भेजे अपनी फैमिली को, और RBI ने उसकी फैमिली को 70,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये कम दिए। तो वो ऐसी स्थिति में क्या डॉलर भेजेगा, वो नहीं भेजेगा। क्यों, क्योंकि उसको घाटा है, 10,000 रुपये घाटा, वो नहीं भेजेगा। तो प्रेषण क्या होगा, हमको कम प्राप्त होगा। जब ये कम प्राप्त होगा तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा फॉरेक्स है कम होगा, फॉरेक्स हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो ABCD है इसको समझिए कि डॉलर कब मजबूत होता है, कब सस्ता होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो क्या होता है, और जब डॉलर सस्ता होता है तो क्या होता है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको चीज़ें समझा पाई होंगी, ठीक है, और आप भी कोशिश करिए समझने का। मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैंने चीज़ों को अच्छे से डिलीवर किया है, और आपने भी प्रयास किया होगा समझने का। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।